हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आरती और आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक यानी कि साइंस का ये 4th चैप्टर है। 3 चैप्टर हमने बाकी पिछली वीडियो में करा दिए हैं। तो आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है हीट यानी कि ऊष्मा। ठीक है, उसके बारे में चलो हम डिस्कशन करते हैं और आपके बारे में जो है आगे हम पढ़ेंगे। ये कह रहा है कि शीतकाल में घर के अंदर जो है वो ठंड का अनुभव करते हैं और अगर हम धूप में अगर चले जाएं तो वहाँ पे गर्मी हमें का अनुभव होता है। लेकिन ग्रीष्मकाल में आप घर के अंदर भी गर्मी का महसूस करते हैं और बाहर भी। तो कोई गर्म वस्तु है या ठंडी, इसके बारे में हम पता कैसे करेंगे? चलो अब उसके बारे में आगे जानते हैं। इसमें जो है इनमें से कुछ जो है दैनिक वस्तु में आप अपनी दैनिक जो है व्यवहार में अपनी कुछ वस्तुओं को लीजिए और उन्हें महसूस कीजिए कि कौन सी गर्म है और कौन सी ठंडी है। आगे देखते हैं। ये कह रहा है कि कुछ वस्तुएं ठंडी है जबकि कुछ गर्म है, और यह भी जानते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरों की अपेक्षा गर्म होती है ना। कुछ वस्तुएं दूसरों की अपेक्षा गर्म होती हैं, अपेक्षा जो है ठंडी होती है। लेकिन कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा गर्म है, इसका हम पता कैसे लगाएंगे? यानी कि जो हमारी जो है सेंस होती है उसके द्वारा हम छूकर पता लगाएंगे। अब देखते हैं आगे। ये एक क्रियाकलाप बच्चों को दिया गया है कि इसमें पता करना है। एक तो लेना है बीकर, यानी कि इस बीकर में गर्म पानी लेना है यानी कि हॉट वाटर, और इसमें लेना है ठंडा पानी, और इसमें लेना है गर्म और प्लस ठंडा। इन दोनों को, एक लेफ्ट हैंड को आपको इसमें डालना है, राइट हैंड को इसमें डालना है। उसके बाद निकालने के बाद जो आप फील करोगे, उसके बाद इन दोनों हाथों को एक साथ गर्म और ठंडे पानी में डालना है। ये जो है प्रैक्टिकल करके दिखाया है। आगे चलते हैं। अच्छा, डुबो लिया। अब उसमें पूछ रहा है कि आपको क्या महसूस हुआ है उस बीकर में जो आपने डाला था हाथ, उसमें क्या? अब ये कह रहा है बूझो, मेरा बाएं हाथ कहता है कि मग इसी में गर्म पानी है, तथा दाहिना हाथ कहता है कि उस पानी को ठंडा बताता है। मैं क्या निष्कर्ष निकालूं? इसकी भी बात सही है, यानी कि उसमें तो सी में तो दोनों ठंडा और गर्म दोनों थे, है कि नहीं? तो बूझो की उल्टा निश्चित करने के लिए कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है, ये हम जो है अपनी हमारी जो सेंस होती हैं, हमारी जो इंद्रिय होती है, स्पर्श इंद्रिया होती है, उसके द्वारा हम पता कर सकते हैं। या कोई वस्तु किसकी उष्णता यानी कि उसका तापमान उसके ताप से मापी गई चीज को कहते हैं। ताप मापने के लिए जो है हम एक थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। अब तापमापन जो है हर के लिए अलग अलग होता है। जैसे यदि हमें कभी कभी बुखार हो जाए तो हम अपना टेम्परेचर चेक करवाते हैं डॉक्टर से, यानी कि जीभ के नीचे रखे या फिर जो है वो कांख में दे के चेक करवाते हैं। तो डॉक्टरी जो है उसकी बीच की जो लाइन होती है वहाँ जाके वो पारा रुक जाता है और वहाँ को उसको डॉक्टर पढ़ के बता देता है कि इसकी वो जो स्केल है यानी कि जिसके द्वारा हम नापते हैं, इसमें बुखार नापने के लिए जो है 37 डिग्री सी जो है हम ये मापते हैं थर्मामीटर का। थर्मामीटर में एक लंबी बारीक और समान व्यास वाली कांच नली होती है, ये सब बता दिया। बल्ब में पारा जो है वो भरा हुआ आता है, इसको आप ध्यान से देख लो। ठीक है, क्या भरा होता है उसमें? थर्मामीटर में पारा, ये क्वेश्चन बनता है। और इस मापकन में जो है वो सेल्सियस स्केल होता है। अब बात करें कि हमारे जो है वो फ़ारेनहाइट में भी मापते हैं, यानी कि 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है ना, 98 ये फ़ारेनहाइट में नापते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन बनता है कि जो हमारे थर्मामीटर का स्केल होता है वो डिग्री सी में होता है या फ़ारेनहाइट में होता है? तो ये उसमें होता है डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, यदि पारे की यह धारी आपको दिखाई न दे तो थर्मामीटर को थोड़ा सा हिलाइए, जैसे डॉक्टर हिलाते हैं ना आपके मुंह में लगाने से पहले, तो आपको उसकी धारी दिखाई देने लगेगी, यानी कि कहाँ पे है वो उस वक्त मौजूद। और थर्मामीटर को आपको ताप मापने का स्केल भी दिखाई देगा। चलो आगे चलते हैं। अब कहता है ये बूझो, यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है कि मैंने बता भी दिया आपको कि सेल्सियस स्केल को अपनाया है, यानी कि हमारा थर्मामीटर भारत में नापने के लिए सेल्सियस स्केल को अपनाया है और हमें इसी स्केल का उपयोग करना चाहिए। दूसरा मापक्रम फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, वो 94 से लेके 98 डिग्री तक होता है। इम्पोर्ट मापना किस प्रकार मापते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे।
थर्मामीटर में एक बड़े चिन्हों द्वारा निरूपित ताप के अंतर को नोट कीजिए और इन दोनों चिन्हों के भागों की संख्या छोटे चिन्हों द्वारा नोट कीजिए। यानी कि जो उस पे स्केल दिया गया है ना, उसके बारे में, जैसे ये एक के बाद में 5 होंगे, एक बड़े बड़े स्केल के बीच में जो धारी होती है उसके बीच में 5 होंगे, उनको आपको काउंट करना है। 1 डिग्री का अंतर है, यानी कि एक से दूसरे के बीच में 1 डिग्री का अंतर है, और इनके बीच में जो है 5 भाग है, मैंने आपको पहले बता दिया है। एक छोटे भाग का मान 1.1/5 डिग्री सी, यानी कि 2.2 डिग्री सी होता है। उपयोग करने से पहले थर्मामीटर को अच्छी प्रकार से धो लीजिए, और धोने के लिए जो है उसकी, यानी कि जो दूसरे को हमको पहले पहले जो हमारे पास पेशेंट आया उसके पास, उसको हमने लगाया था, उसके जो अगर रोगाणु है या कुछ जीवाणु हैं तो वो दूर हो जाएंगे। और हाथ से पकड़कर सुरक्षित रखना चाहिए। उसे जो है हमेशा आगे से नहीं, पीछे से पकड़ना चाहिए, और झटके देने चाहिए उसे लगाने से पहले। अगर यह 35 डिग्री से नीचे आ गया है, सुनिश्चित कीजिए कि जब आप किसी का थर्मामीटर से पारा चेक कर रहे हैं, और मतलब बुखार चेक कर रहे हैं, तो उसका जो पारा है वो 35 डिग्री सी तक आ जाना चाहिए। और 1 मिनट के पश्चात थर्मामीटर को बाहर निकालिए और उसका जो है वो रीडिंग ज्ञात कीजिए, रीडिंग नोट कीजिए। आपके शरीर का ताप कितना है ये नोट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। सामान्य शरीर का ताप जो है वो 37 डिग्री सी होता है। पहले शरीर का ताप मापा और वह चिंतित हो गई कि क्योंकि यह ठीक 37 डिग्री नहीं था, है ना। तो अब क्या कहते हैं, आइए पहले को याद दिलाएं कि उसके साथ क्या समस्या है। डॉक्टर थर्मामीटर की सहायता से कुछ मित्रों में कम से कम 10 डिग्री के शरीर का जो है वो ताप मापिए और अपने परीक्षण कीजिए। ये डॉक्टरी थर्मामीटर पढ़ने के लिए आवश्यकता है, वो है पर प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग और अच्छा रहता है। सुनिश्चित कीजिए कि ऐसे उपयोग से पहले पारे का तल 35 डिग्री सी से नीचे होता है। थर्मामीटर को पढ़ते समय जो है तल दृष्टि सीधी रेखा में होनी चाहिए। थर्मामीटर को सावधानीपूर्वक पकड़ना चाहिए। कठोर वस्तु से टकराने से यह टूट जाता है, क्योंकि कांच तो होता है। सामान्य ताप यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं, यानी कि जो 37 डिग्री सी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बुजुर्ग ये कह रहा है कि डॉक्टरी थर्मामीटर में गर्म दूध का ताप मापना चाहता था, लेकिन पहली ने उसको ऐसा करने से रोक दिया, है ना। ये कह रहा है कि जब ताप मापने के लिए हम अपने शरीर का ताप नाप सकते हैं, तो मुझे अपने जो गर्म दूध है उसका भी नापना है कि वो कितना गर्म है। थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने को छोड़कर किसी वस्तु के मापने के लिए कभी मत करना चाहिए। थर्मामीटर को केवल मानव शरीर के ताप के लिए डिजाइन किया गया है, और इसका ताप 35 डिग्री सी से कम और 42 डिग्री सी से अधिक कभी नहीं हो सकता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रयोग छोटी सी एक्टिविटी है, इसको आपको देखना है, यानी कि एक बीकर में थोड़ा सा जल लेना है, और उसमें इसको थर्मामीटर, जो डॉक्टरी थर्मामीटर है उसको डुबोना है, सिप करना है, और उसमें केवल जो आगे का बल्ब है ना उसका आधा इंच का, केवल पानी में वही डूबना चाहिए। जो कांच का शेप है या कांच का आकार है वो उसमें पानी में नहीं डूबना चाहिए, यही इस एक्टिविटी में। और उसमें तब तक आपको वेट करना है जब तक इसका पारा जो है वो पाठ्यांक पढ़ने के लिए 1 मिनट तक वेट करना है। और विभिन्न विभिन्न जल की तुलना करने के कारण आपको चर्चा में प्रतिभाग करना होगा, यानी कि ऐसी एक्टिविटी करके ही आपकी नॉलेज स्थायी होती है। इसीलिए बीच में बच्चों को ये एक्टिविटी रख दी जाती है। और उसमें हमेशा अगर हमें किसी का ताप मापना है तो जो बल्ब है वो उसका ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, है ना, तिरछा नहीं रखना चाहिए। ताप मापी का बल्ब चारों ओर से उस पदार्थ तक गिरा होना चाहिए जिसका ताप मापना है, यानी कि केवल वही डूबना चाहिए जो आगे का बल्ब है। थर्मामीटर का उपयोग, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए, यानी कि हमें आगे के लिए, यानी कि अलग से उच्च ताप मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग करना, डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन अब भी उलझन में है बूझो कि प्रयोगशाला तापमापी द्वारा इसके शरीर का ताप मापा जा सकता है या नहीं। अब एक एक्टिविटी दी है कि एक बीकर में थोड़ा सा गर्म जल लीजिए और तापमापी के जो है वो बल्ब को जल में डुबोइए, और पारे की जो है वो तल को, यानी कि ऊपर नीचे चढ़ता रहता है ना, वो जैसे बीपी चेक करते हैं तो ऊपर नीचे जाता रहता है, इस तरह उसमें भी जाता रहता है। तो जब तक वो स्थिर ना हो जाए तब तक आपको वेट करना है। जब पारे का तल स्थिर हो जाए तो तब आपको नोट ताप करना है। अब तापमापी को जल से बाहर निकालिए और ध्यानपूर्वक देखिए अब क्या होता है। इसका अर्थ है कि प्रयोगशाला तापमापी द्वारा पाठ्यांक तभी नोट करना चाहिए जब उसका बल्ब या उसमें वस्तु में रखो वस्तु जिसका ताप मापना है।
आपको याद रखना है कि थर्मामीटर का जो है वो पाठ्यांक मुंह से बाहर निकालना पड़ता है, तभी आपको चेक करना पड़ता है। प्रयोगशाला जो है, अब प्रयोगशाला तापमापी को अपने शरीर का ताप मापने के लिए उपयोग कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रयोग प्रयोगशाला तापमापी के लिए नहीं कर सकते। डॉक्टरी थर्मामीटर को मुंह से निकालने के बाद पारे का तल ऊपर या नीचे क्यों नहीं जाता है ना, क्योंकि वो स्थायी हो जाता है, जो आपका ताप है वो उसमें रीडिंग आ जाती है। वही किसी डॉक्टरी थर्मामीटर का परीक्षण करिए और उसके बल्ब के आसपास जो है वो किंक है, किंक का मतलब ये जो गुंडी सी दिखाई दे रही है ये वाली, तो विभंग का क्या लाभ है और इसका क्या काम है थर्मामीटर में, इसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जो डॉक्टरी थर्मामीटर है अब अंकों में उपलब्ध हो गया है, जो डिजिटल थर्मामीटर है। अगर आपको बस ऐसे डालना है मुंह में या कान में, जहाँ भी डालना है, तो आपको नंबर दिखाई देगा एक्यूरेट, ऐसा आपने देखा भी होगा। अब कहते हैं कि ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, यानी कि ऊष्मा का चालन कैसे होता है, किसी वस्तु में ऊष्मा है या नहीं और उसका चालन कैसे होता है, इसी बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं, यानी कि आग पर रखते हैं, तो वह गर्म हो जाता है। इसका कारण यह है कि ज्वाला की ऊष्मा जो है ज्वाला से बर्तन की ओर चली जाती है, यानी कि उसका चालन होता है, उसी के बारे में ज्ञात करेंगे। जब बर्तन को ज्वाला से हटा लेते तो यह धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। आपने देखा होगा, आपको चाय बनानी हो, दूध गर्म करना, तो आपने क्या उसको गैस पे रखा और जब तक वो गर्म हो उसको रखा, लेकिन जब उसे ठंडा करना तो उसे गैस को बंद कर दिया। इसीलिए यह ठंडा क्यों हो जाता है, उसमें बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित क्यों होती है। पहले उसमें दी तो वो गर्म हो गया, अब उसमें उससे हटाई तो वो ठंडा हो गया, और इन दोनों स्थितियों में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी की ओर प्रवाहित होती है। तो वास्तव में ऊष्मा सदैव वस्तु से ये अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। वास्तव में ऊष्मा जो है वो सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। अब पहली क्या जानना चाहती है कि इसका अर्थ यह है कि दो वस्तुओं का ताप समान हो तो ऊष्मा स्थानांतरित नहीं होगी, या तो वो ठंडी की तरफ जाएगी या वो गर्म की तरफ जाएगी, कभी भी वो स्थिर नहीं रहती। ठीक है ना, यहाँ से एक बात निकल के आती है, ऊष्मा किसी प्रकार स्थानांतरित होती है। आइए बताइए, अब एक एक्टिविटी के तौर पे बच्चों को हम समझाने का प्रयास करेंगे। एल्यूमिनियम या लोहे की किसी धातु या कील ले लो या छड़ ले लो अथवा चपटी पट्टी ले लो, लोहे की होनी चाहिए, और उस पर मोम के छोटे छोटे टुकड़े चिपका दिए। ये टुकड़े लगभग समान दूरियों पर होने चाहिए, यानी कि 1 इंच का आपको गैप करके, मान लो ये छड़ है ना, ये लोहे की छड़ है, तो यहाँ पे एक चिपका दिया मोम, ये मोम यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, है ना, चिपकाइए। और छड़ के एक सिरे को प्रयोगशाला स्टैंड पर रखिए, और आपको स्टैंड न मिले तो आप छड़ के एक सिरे को ईंटों के बीच में भी रख सकते हैं। अब छड़ के सिरों को गर्म कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए। एक्टिविटी है ये रहा, है ना। अच्छा, अब मोम के टुकड़े का क्या होता है, जहाँ पे ऊष्मा ज़्यादा होगी वो क्या होगा, वहाँ पे गिरना जल्दी आराम हो जाएगा। और कौन सा टुकड़ा सबसे पहले गिरता है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। मैं एनसीईआरटी को अपनी भाषा में, आपकी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास कर रही हूँ। ये नहीं हो कि एनसीईआरटी तो सभी पढ़ लेते हैं, लेकिन उसको समराइज करके समझाने का प्रयास मैं कर रही हूँ। ठीक है, तो जो जो ऊष्मा के नज़दीक होगा, यानी कि जो मोमबत्ती के नज़दीक होगा, वो टुकड़ा सबसे पहले झटके या पिघल कर गिरेगा। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु को गर्म सिरे से ठंडे की ओर स्थानांतरित होती है उसे चालन कहते हैं। चालन किसे कहते हैं, यहाँ पे लिख दो, गर्म से ठंडे की ओर, है ना, उसे क्या कहते हैं, चालन कहते हैं। और ठोसों से ऊष्मा पराय जो है चालन के प्रक्रम में द्वारा स्थानांतरित होती है। जो ठोस है, ठोसों में जो है वो चालन के प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होती है। क्या सभी पदार्थों में ऊष्मा का चालन आसानी से हो जाता है। आपने अवश्य देखा होगी, खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले धातु के बर्तन प्लास्टिक या लकड़ी की हत्ती के लगे होते हैं। क्या आप किसी बर्तन को हत्ती से पकड़कर बिना हाथ जलाए उठा सकते हैं। मान लो आपने देखा कि जो आप चाय का फ्राई दिन होता है या कुकर की डंडी ले लो, उसमें प्लास्टिक के डंडे लगे होते हैं या फिर लकड़ी के,
है ना। क्यों? क्योंकि उसमें ऊष्मा का जो है वो संवहन नहीं हो पाता, और अगर ऊष्मा का संवहन नहीं होगा तो वो गर्म नहीं लगेगा, और जब हम उसे उतारेंगे तो वो हमारे हाथ को जो है कुछ हानि नहीं पहुंचाएगा, है ना। ये समझाने का प्रयास कर रही है एनसीईआरटी। किसी बर्तन को गर्म कर लीजिए और बीकर को, किसी उसमें जो है स्टील की चम्मच, प्लास्टिक का स्केल, पेंसिल और जो है एक डिवाइडर एकत्र कीजिए। इन सभी वस्तुओं के एक सिरे को गर्म पानी में डुबोइए और प्रतीक्षा करने के बाद दूसरे को छूकर देखिए आपने क्या पाया। ये कह रहा है कि गर्म पानी में जो है गर्म पानी लीजिए और उसमें सब चीज़ें डाल दीजिए, एकत्रित कीजिए, और वस्तु को एक सिरे को, एक को रखना है गर्म पानी में और एक को ऊपर रखना है, यानी कि गर्म पानी से बाहर। तो स्टील की जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उसे ऊष्मा का चालक कहते हैं। जैसे स्टील है ना, स्टील की चम्मच का एक सिरा हमने क्या करा, मान लो ये चम्मच है, ये चम्मच का सिरा जो है इसको हाथ से पकड़ के रखा और इसको गर्म पानी में डाल दिया, है ना। ये गर्म पानी है, इसको गर्म पानी में, तो ये चीज़ गर्म होगी तो ये भी गर्म होगी। और आग मान लो कोई एक प्लास्टिक की चम्मच है, उसका दूसरा सिरा आपने उसमें डाल दिया गर्म पानी में, लेकिन ये सिरा गर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें तो ऊष्मा है वो आसानी से संवहन हो रही है, इसीलिए इसे ऊष्मा का चालक कहा जाता है। एल्यूमिनियम, आयरन, लोहा, कॉपर पदार्थ जो ऊष्मा से होकर आसानी से चले जाते हैं उसे ऊष्मा का कुचालक कहते हैं, नहीं जाने देते उसे ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। इससे आपने क्या पता लगाया कि प्लास्टिक से और लकड़ी से, धातु से, प्लास्टिक के लकड़ी से या किसी से ऊष्मा जो है उसका संवहन नहीं हो पाता, चालन नहीं हो पाता, तो वो ऊष्मा का कुचालक होता है। कुचालक का मतलब चालक नहीं। ये देख लीजिए, ये सारे के सारे डाल के देख रखे, ये मैंने प्रयोग करके भी आपको बता दिया। अब देखो जो प्लास्टिक तथा लकड़ी है कुचालकों को ऊष्मारोधी भी कहते हैं। रोधी का मतलब रोकना, है ना, तो कुचालक कहते हैं, एक ही चीज है। जल तथा वायु ऊष्मा के कुचालक है। तब इन पदार्थों का ऊष्मांतरण कैसे होता है ये पता लगाएं। गोल पेंदे का फ्लास्क लीजिए। यदि फ्लास्क उपलब्ध न हो तो बीकर लिया जा सकता है। इसे जल से 2/3 भरिए, इसको किसी भी पाइप पर रखिए अथवा फ्लास्क को रखने पर ऐसा कोई प्रबंध कीजिए कि फ्लास्क के कीजिए जिससे कि आप इसके नीचे एक मोमबत्ती रखकर इसको गर्म कर सके। फ्लास्क में जल के स्थिर होने की प्रतीक्षा कीजिए। एक स्ट्रो की सहायता से फ्लास्क के पेंदे पर पोटेशियम परमैंगनेट, यदि KMnO4 बोलते हैं, KMnO4 पोटेशियम, या मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ, KMnO4, ये पोटेशियम परमैंगनेट है का सूत्र होता है। कार्य क्रिस्टल से धीरे रखिए और अब क्रिस्टल के नीचे जो है मोमबत्ती जलाकर गर्म कीजिए। अब प्रेक्षणों को उसमें जो है आपको नोट करना है और बताना है कि जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास जल गर्म हो जाता है और गर्म जल ऊपर उठता है, यानी कि भाप के रूप में उठता है, तो गर्म जल के आसपास का ठंडा जल उसका स्थान ले लेता है। मान लो आपने क्या किया, एक भिगोने में पानी रखा, सबसे पहले पानी गर्म कौन सा होगा, जो उसकी तली के नज़दीक होगा, और धीरे धीरे वो जो है वो गर्म ऊपर की तरफ चलता जाएगा, तो सारा का सारा पानी वो गर्म कर देगा। लेने के लिए आता है, फिर यह जल भी गर्म होकर ऊपर उठता है, यानी कि भाप बनना होता है। जब सारा का सारा पानी गर्म हो जाता है तो ये भाप बनकर ऊपर उड़ने लगता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि सारा जल गर्म न हो जाए। आपने देखा होगा कि जब आप पानी गर्म करते हैं तो पहले सबसे पहले तले का पानी गर्म होगा, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर का, लेकिन ये भाप जो है ऊपर से धुआं बनना पहले से स्टार्ट हो जाता है, चलता है, उसे क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं।
अब ये एक प्रयोग दिखाया गया इसमें KMnO4 है, पोटेशियम परमैंगनेट का वो डाला गया है। जल में ऊष्मा का संवहन। वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है? धुआं किस दिशा में जाता है? ऊष्मा स्रोत के आसपास की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और इस प्रकार यह भी गर्म हो जाती है। यह प्रक्रिया चलती रहती है। आप इस विचार पर प्रक्रिया कीजिए। एक मोमबत्ती जलाइए, अपने हाथों को ज्वाला के ऊपर उसके ऊपर रखना है और दूसरे हाथ को ज्वाला के एक पीछे रखना है। तो आपके दोनों हाथ समान गर्मी पाएंगे या नहीं पाएंगे, ये बताना है। क्या अनुभव करते हैं? ये एक तो ऊपर रख दिया, एक साइड में रख दिया, तो किसको आपको अनुभव ज़्यादा होगा? जो उसके ऊपर रखा हुआ है, यानी कि वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है। यानी कि जो गर्मी का या हीट का जो पता चलता है वो स्थानांतरण द्वारा होता है, संवहन। सावधान, अपने हाथों को ज्वाला से सुरक्षित दूरी पर रखिए जिससे कि वो जले नहीं। केवल आपको चेक करना है। ऊपर की ओर वायु संवहन द्वारा गर्म होती है, वो ज्वाला से ऊपर का हाथ गर्मी महसूस करेगा। अब देखो एक कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिया है इन्होंने। ये समुद्र समीर है ना, और यहाँ पे क्या है? ये समुद्र का पानी है, ये आसपास का इसका स्थल एरिया है, यहाँ पे घर है, ये पत्थर वत्थर पेड़ पौधे हैं। देखो कितने अच्छे एग्जाम्पल हैं। ये इधर ठंडा है क्योंकि समुद्र का एरिया है और इधर गर्म है, तो सूरज तपेगा कौन? सबसे पहले स्थल एरिया। अनुभव करता है कि पार्श्व की वायु संवहन द्वारा गर्म नहीं हो पाती और वायु लोग के ऊपर ही गर्म हो जाती है। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं, यानी कि जो मतलब तट क्षेत्र पे रहते हैं, यानी कि जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है, समुद्र, तालाब या नहरें, झीलें। दिन के समय स्थल जो है वो जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है ना, और स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर, यानी कि मैंने अभी बताया था कि ये तो स्थल है, यानी कि जहाँ घर वर है, और ये जो है ये समुद्र है। तो यहाँ गर्म है, ये गर्म है एरिया, तो ये इधर होके ठंडा होएगा, और ये जो ठंडा है इधर होके गर्म होएगा। गर्म होकर ऊपर उठती है और इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है, और समुद्र की ओर से आने वाली को समुद्र समीर कहते हैं। जो आने वाली वायु है उसको क्या कहते हैं? समुद्र समीर कहते हैं। ठीक है। समुद्र समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्र के भवनों में खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती है, यानी कि जो समुद्र देखिए उधर बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि उधर से ठंडक महसूस हो, स्थल एरिया तो गर्म हो जाएगा। अच्छा, समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है ना, इसीलिए स्थल की ओर ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। ये देख लो आप, ये यहाँ से गर्म है, ये क्या है? समुद्र की ओर बही, और ये फिर ये क्या है? ये गर्म है, तो ये फिर इधर वापस आएगी, फिर इधर ही वापस जाएगी। लेकिन ये कब है? रात के समय में। ये रात के समय में है दोनों, और ये दिन के समय की है। ठीक है ना। दिन के समय में स्थल गर्म होगा, ये और समुद्र ठंडा होगा, और रात को समुद्र गर्म होगा और स्थल ठंडा होगा। यह थल समीर कहलाती है। इस परिघटना को दर्शाता है। जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हमें गर्माहट का एहसास होता है, तो सूर्य से क्या मिलती है? हमें उसमें मिलती है। यह चालन अतः संवहन द्वारा हम नहीं पहुंच सकती। भाई जो गर्म पानी है उसके पास जो है वो गर्मी, यानी कि आग ज्वाला बहुत नज़दीक है, इसीलिए उसमें संवहन प्रक्रिया होती है। लेकिन जो सूर्य के द्वारा हमें धूप मिलती है, क्या वो भी, उसमें भी संवहन की प्रक्रिया हो सकती है? क्योंकि इन दोनों प्रक्रमों में ऊष्मा का स्थानांतरण के बीच माध्यम आवश्यक है, यानी कि एक माध्यम जरूर है। क्योंकि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच अधिकांश स्थान में कई माध्यम जैसे वायु नहीं है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकांश स्थान में कोई माध्यम जैसे वायु नहीं है, अतः सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है, और उसी को विकिरण कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं। किसके द्वारा आती है? ऊष्मा से हमें ऊष्मा तक एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है, उसी को विकिरण कहते हैं। और विकिरण जो है, विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम से जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती।
माध्यम विद्यमान हो या ना हो, विकिरण ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। जब हम किसी हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें इस प्रक्रम द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है, तो हमें इसी प्रक्रम द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। ज्वाला से हटाकर कोई गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा को विकिरण द्वारा ही परिवेश को स्थानांतरित कर देता है, यानी कि गर्म कर देता है। यह हमारा शरीर विकिरण द्वारा ही परिवेश को ऊष्मा देता है, जो हमारा तथा उसे ऊष्मा ग्रहण करता है। सभी गर्म विकिरण के रूपों में ऊष्मा विकिरण कहते हैं। जब ये ऊष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं, जब ये किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं तो इनका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है। कुछ भाग को परागत हो जाता है। ऊष्मा के अवशोषित भाग के कारण वस्तु का ताप बढ़ जाता है। तो धूप में बाहर जाते समय आपको छाते का उपयोग का परामर्श क्यों दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है। सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्रों के प्रकार हमें कैसे रखने चाहिए, उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आपने गर्मियों में हल्के रंग पहनते होंगे और सर्दियों में गाढ़े रंग पहनते होंगे। टीन के डिब्बे लीजिए, उसमें से एक, यानी कि एक भिगोने में जो है एक भिगोने की तली को काला कर दो, एक भिगोने की तली को जो है वो ऐसे रहने दो और उनको जो है धूप में रख दो। किसका पानी जल्दी गर्म होगा, यही जो है हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा, दोनों डिब्बे लीजिए, इन दोनों में समान मात्रा में समान ताप यानी कि 60 डिग्री सी का गर्म जल लीजिए और दोनों डिब्बों को किस कमरे में अथवा छाया में रखिए कि किसी कमरे में 10 से 15 मिनट के पश्चात प्रत्येक डिब्बे के जल का ताप ज्ञात कीजिए। क्या दोनों डिब्बों में समान ताप है या दर कम हुई है ना? दोनों में गर्म लेना है और फिर उन्हें जो है छाया में रखिए, यानी कि जहाँ छाव धूप ना हो, है ना। तो आगे चलते हैं। इन क्रियाकलापों से यानी कि इन एक्टिविटी से आपको क्या सीखने को मिलता है? इन गर्मियों में सफ़ेद हल्के रंग और सर्दियों में गहरे रंग पहनना इसलिए आरामदायक क्यों होता है? क्योंकि जो गहरे रंग के पृष्ठ हैं वे अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं। उसमें अवशोषण करने की जो क्षमता होती है वो अधिक होती है और जो हल्के वस्त्र होते हैं उनमें जो ऊष्मा ग्रहण करने की क्षमता है वो जो है वो कम होती है। ठीक है, इसीलिए हम गर्मियों में हल्के रंग जो है वो पहनना पसंद करते हैं। क्या आपने घरों या ठंडा या गर्म रखने के लिए कोयला लकड़ी जैसे ईंधन का प्रयोग किया है? और अगर किया है तो क्या ऐसा भवन बनाना संभव है जिन पर बाहर की गर्मी या सर्दी पर कोई प्रभाव न पड़े? ऐसा कोई मकान देखा कि जिसका कभी धूप निकले तो उसका असर न पड़े? भाग को परिवर्तित कर लेते हैं और इसीलिए गर्मियों में जो है हम हल्के रंग के वस्त्र पहनते हैं और सर्दियों में जो है वो गहरे रंग के। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं। सर्दियों में ऊनी वस्त्र जो हैं ऊष्मारोधी होते हैं, यानी कि ऊन जो है उष्मारोधी होते हैं, वे रोक के रखते हैं, उष्मा को रोक के रखते हैं। और ऊन के रेशों के बीच में वायु जो है वो ट्रैप होती है, फंसी होती है, निकल नहीं पाती और हल्के होंगे तो निकल जाएगी। यह वायु हमारे शरीर को ठंडे परिवेश के और विकसित होने से रोकती है और हमें जो है वो गर्मी का एहसास दिलाती है। एक मोटे कंबल, एक के ऊपर एक जुड़े दो कंबल, पतले कंबलों को किसी का एक चुनाव करके उपयोग करने की छूट है। ऐसे क्यों करेंगे? क्योंकि आपको दोनों कंबलों के बीच की वायु की परत जो है वो विद्यमान को देखनी है। अब हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुआ। अब जो है हम बात कर लेते हैं, एक फटाफट क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि क्या आज हमने सीखा। सेल्सियस स्केल जो थर्मामीटर में होता है, चालन वो क्या किया, एक पतीला पानी का गर्म करने को रख दिया, है ना। तो क्या होगा, उसमें जो नीचे से लेके ऊपर तक समय वहाँ सबसे ज़्यादा अधिक होगा चालन जहाँ नीचे सबसे पहले पानी गर्म होगा। नीचे से लेके ऊपर तक पानी गर्म होने या भाप बनने की जो प्रक्रिया है उसको संवहन कहते हैं। कुचालक यानी कि जो ऊष्मा के कुचालक नहीं होते, जिसमें ऊष्मा जो है वो अब्जॉर्ब नहीं हो पाती या नहीं बन पाती। न्यूनतम तापमापी क्या होता है? न्यूनतम तापमापी होता है 10 से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक। ऊष्मारोधी क्या होते हैं? ऊष्मारोधी वे होते हैं जो ऊनी वस्त्र होते हैं, यानी कि जो ऊष्मा को रोक के रखते हैं। थल समीर वे होते हैं जहाँ एक समीर और थल में जो गर्मी का या ठंडी का चक्र है वो बना रहता है। विकिरण होता है जो हमें सूर्य के द्वारा, और अंकीय तापमापी यानी कि उसका नंबर का स्केल, और प्रतिरोधी यानी कि उसको बना के रखने की क्षमता।
अच्छा, ये जो है थर्मामीटर का स्केल का डिग्री सेल्सियस होता है और इसका जो है तापमापी का पराई ये 110 डिग्री से लेके इतना होता है। मानव शरीर का इतना होता है। तापमापी जो है वह युक्ति है जिसे ताप मापा जाता है ना, यानी कि थर्मामीटर।